हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बता दें, हम सब पिछली वीडियो में अध्याय 2 तक पढ़ चुके थे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3 से, जिसमें आपको मिलेगा विभागीय योजनाएं। तो जो इम्पोर्टेंट बीपीयू के सिलेबस में लिखा हुआ है योजना, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आज योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट योजना है। ठीक, तो पहला योजना कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे क्या लिखा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि आपके जो बीपीओ सिलेबस है उसमें ग्रामीण का ही जिक्र किया गया है। ठीक, तो ग्रामीण पर ही फोकस करेंगे। तो योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में प्रारंभ किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक, यह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के सबसे प्राथमिकता वाले और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में से एक है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, खुले में शौच मुक्ति को बनाए रखने तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यात्रा में खुले में शौच मुक्ति, जिसको बोलते ODF, का स्तर प्राप्त करना प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक, तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्टार्ट किया गया था, इसके अंतर्गत ग्रामीण में व्यक्तिगत भी शौचालय बनाए जाते हैं। ठीक, आप सब जानते हो। और व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए सरकार कितने रुपए देती है? 12,000, जिसमें से 9,000 तो केंद्र सरकार का होता है और बाकी जो बचा 3,000 राज्य सरकार का होता है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत ठोस तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाना है, जिसमें सभी समुदाय की सहभागिता बहुत जरूरी है। जो इसका चरण 2.0 आया था, इसमें किस पर फोकस किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक, ये बात आप सब विशेष याद कर लीजिए। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। क्या है? गांव के प्रधान व सचिव इसके अंतर्गत बैठक करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। सचिव मतलब आप सब, बीपीओ। ठीक, क्योंकि ग्राम स्तर पर यही होता है सचिव, और प्रधान तो निर्वाचित होता है। गांव के ठोस एवं तरल कचरे निपटान के बारे में क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था हो सकती है, उस पर बैठक में चर्चा करेंगे। ध्यान रहे किसके अंतर्गत बैठक होगा? प्रधान और सचिव के अंतर्गत बैठक होगा। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सभी वर्गों को सम्मिलित करते हुए जन सहभागिता के साथ गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु उनको प्रेरित करें। ठीक, जैसे प्रधान और सचिव के नेतृत्व में तो बैठक होगा। ठीक, अब जो जैसे स्वच्छता जो है, एक लोग का तो काम है नहीं कि हाँ एक लोग जुट जाए और पूरा गांव, पूरा तालाब, पूरा नाली एकदम साफ कर देंगे। या तो एक दिन का भी नहीं है कि हाँ साफ कर दो और हमेशा साफ ही रहेगा, है ना। तो इन सब कार्यक्रमों में जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। लोगों की जब तक ले भागीदारी नहीं होगी, तब तक ले एक काम उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन तरल कचरा प्रबंधन, जो 2.0 में आया था। प्राप्त एवं शुद्ध जल हमारे जीवन का आधार है। हम जितना जल का उपयोग करते हैं उसका 80% अपशिष्ट के रूप में पुनः हमारे पर्यावरण में वापस आता है। यदि इसके अपशिष्ट का उचित प्रबंधन ना किया जाए तो यह जल संपदा
एवं अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। समानतः वह जल जिसका किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं होता उसे अपशिष्ट जल कहा जाता है। समझ में आई बात क्या कह रहा है? जैसे जो जल होता है हम उसका खाली कुछ ही परसेंट उपयोग कर पाते हैं। मान लेते 20% उसका हम यूज कर लेते हैं, बाकी 80% अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में वापस चला जाता है। अगर जो 80% है, जान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी है, इसका हम अगर सदुपयोग ना करें तो यही जैसे जल के रूप में बहुत सारी बीमारियां होती है ना, तो जो उसका बीमारी होगा, उसका जो हानिकारक प्रभाव पड़ेगा वो हम पर ही कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए तरल कचरा का प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं 3 भागों में कैसे विभाजित करते हैं। तो पानी का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है ना। ग्रे वाटर ना, 3 भागों में पहला कौन सा है? ग्रे वाटर। जैसे रसोई, स्नान, कपड़ा धोने और घर की अन्य साफ सफाई से निकलने वाला गंदा पानी को कौन सा वाटर बोलते हैं? ग्रे वाटर। ठीक, यह पानी कम प्रदूषित होता है और आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, जिसे उसके पश्चात पौधों में या शौचालयों में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ग्रे वाटर होता है कहाँ से निकलता है? हमारे रसोई से। जैसे हम नहाते हैं जो पानी गिरता है, कपड़ा धोने से जो पानी रह जाता है, और घर की अन्य साफ सफाई से जो पानी रहता है, इन सब पानी को हम क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर। क्योंकि ये जो पानी होता है ना कम प्रदूषित होता है, और जब कम प्रदूषित होता है इसको हम आसानी से ट्रीट या स्वच्छ कर सकते हैं। जो स्वच्छ पानी कर देंगे उसको आप पौधे में भी डाल सकते हो या शौचालय में पुनः उसको उपयोग आप कर सकते हो। ठीक, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर। तो आशा करते हैं सबको ग्रे वाटर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आपका ब्लैक वाटर, नाम से देख लीजिए ब्लैक वाटर है। इसमें मानव मल शामिल है। तो ब्लैक वाटर में क्या शामिल है? मानव का मल। ये प्रदूषित होता है और कभी भी जमीन की सतह पर बहने के कारण उसके संपर्क में आने से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो जायज़ बात है, जब इसके संपर्क में कोई भी जीव जंतु या मानव संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। अगला कौन सा है? स्ट्राम वाटर। नाम ही देख लीजिए बहुत भयानक है। स्ट्राम वाटर देखते हैं, जिसको बोलते हैं वर्षा का जल। नालियों के द्वारा किसी एक जगह पर संग्रह कर कृषि कार्य में उपयोग किया जा सकता है। जो स्ट्राम वाटर का, तो वर्षा का जो पानी होता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। जब इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे बारिश हो रहा है, जब बारिश होगा अगर आप उसको इकट्ठा नहीं करेंगे गड्ढे में या और कहीं, तो पानी क्या हो जाएगा? बह जाएगा। नालियों के माध्यम से बह करके नदियों में चला जाएगा, जो कि उसका लाभ हम नहीं ले पाते। तो इसीलिए वर्षा का पानी क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है और उसके माध्यम से बाद में खेती की सिंचाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राम वाटर। अगला है ट्रीट करने के बाद। मान लेते हैं तीनों जो प्रकार आप देखें पानी के, अब ट्रीट करने के बाद क्या क्या उपयोग किया जा सकता है ना। जैसे ग्रे वाटर का, ग्रे वाटर कहाँ से निकलता था? हमारे घरों में जो हम स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं, सब पानी क्या होता है? ग्रे वाटर। ग्रे वाटर का कहाँ उपयोग होता है? कृषि, पेड़ पौधों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे ताज़े पानी की आवश्यकता कम होगी। ग्रे वाटर का प्रबंधन सोख्ता गड्ढे द्वारा किया जा सकता है। ग्रे वाटर गांव के नालों नलियों के माध्यम से किसी ऐसे स्थान पर एकत्रित तो होता है जो लाइंग एरिया हो, वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज या कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो जो ग्रे वाटर होता है इसका प्रयोग पौधों में, खेत के पौधों में डाला जा सकता है। खेत की सिंचाई के लिए तो ज़्यादा पानी लगेगा ना, तो प्लांटिंग में किया जा सकता है। और ब्लैक वाटर जो हमारे शौचालय से निकलता है ना, मल के माध्यम से, ब्लैक वाटर होता है वहाँ।
के प्रबंधन के लिए लीच पिट है, के प्रबंधन के लिए क्या लीच पिट है कि सोखते गड्ढे की तरह ही है, पर इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया जाता और उसे ढक दिया जाता ताकि उसमें कोई मच्छर या मक्खी ना जाए। यह प्राकृतिक तरीके से फिल्टर होता है। ठीक, मतलब ये खुद खुद ही अपने आप फिल्टर हो जाएगा प्राकृतिक के तरीके से। अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो आप जानते हैं कितना गंदगी हो जाएगा, मच्छर पैदा होगा ना, तो बहुत सारा गंदगी हो जाएगा। अब है स्वच्छ भारत मिशन ठोस कचरा प्रबंधन। पहले अब क्या पढ़े थे, तरल तरल प्रबंधन के लिए पढ़े थे, अब उसको ठोस के बारे में पढ़ेंगे ना। जैसे कूड़े कचरे का सही निपटान, समानता जो वस्तु हमारे इस्तेमाल में नहीं होती है, जिससे हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, उसे कूड़ा कचरा कहा जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कूड़ा कचरा क्या होता है, जैसे हम कोई सामान लाते हैं, जैसे पॉलीथीन में लाते हैं और पॉलीथीन का सामान निकाल कर हम अपने घरों में रख लेते हैं, पॉलीथीन को फेंक देते हैं। तो उसका क्योंकि हमें कोई उसका महत्व नहीं है, तो जिसका हमें कोई आर्थिक लाभ ना हो उसको हम फेंक देते हैं कूड़े के समान, तो उसे बोलते हैं कूड़ा कचरा बोलते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वह किसी अन्य के लिए उपयोगी हो सकता है। बात सही है, यदि हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे हमारे घर का फल सब्जी के छिलके का कचरा है ना, तो जो सब्जी के लिए रहेगा, फल के लिए छिलका तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अगर उसे हम फेंक देंगे वैसे बाहर तो वातावरण में, तो सड़ेगा तो बदबू आएगा ना, तो उसके माध्यम से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। लेकिन अगर उसी का हम सही उपयोग करें, जैसे फल का छिलका का हो गया, सब्जी का हो गया, अगर इन सबको किसी जानवर को खिला दें तो जाहिर सी बात है हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच जाएगा और किसी का फ़ायदा भी हो जाएगा, है ना। तो कचरा पशु पालक के लिए उपयोगी हो सकता है ना। तो यही बताया गया है कि अगर उसको सही तरीके से प्रबंध किया जाए तो अच्छा परिणाम मिलता है। आगे क्या है, कचरे के प्रबंधन के फ़ायदा क्या क्या है। इसके मुख्यतः 3 फायदे हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले अच्छा स्वस्थ रहेगा, है ना, आमदनी में वृद्धि या पैसे की बचत होगी, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के। कचरे का उचित निपटान, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो कचरा होता है ना, गीला कचरा, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। गीला कचरा सब्जी हो गया, फल का छिलका हो गया, रसोई से निकलने वाला अन्य कचरा हो गया, गोबर हो गया, मवेशियों का बचा खाना हो गया, कृषि का कचरा हो गया, है ना, ये सब कचरा होता है। और दूसरा क्या हो गया, सूखा कचरा। ये तो गीला मात्रा, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, तो क्या होता है, सब गीला होता है ना, तो गीला कचरा आता है सब। और सूखा कचरा क्या हो गया, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, टूटा बर्तन हो गया, कांच हो गया, राख हो गया, धूल हो गया, ये सब क्या होता है, सूखा कचरा। इसको रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है ना। जैसे पेपर हो गया, फिर से कोई ना कोई पदार्थ बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से फिर से प्लास्टिक बनाया जा सकता है ना। तो यही है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, इसलिए सूखे कचरे को फालतू फेंकना नहीं चाहिए। कचरे के निपटान के चरण, कचरे का निपटान 5 चरणों में पूरा किया जाता है। तो कौन कौन सा 5 चरण है कचरे के निपटान के लिए। घर के स्तर पर कचरे को अलग अलग करना, जैसे हम सब क्या कर सकते हैं, अपने घर पर ही सूखा कचरा को अलग कर दें और गीला कचरा को अलग कर दें। पहला तो यही है। घर का कूड़ा दूसरे स्थान तक अलग अलग ले जाना, यही है दूसरे स्थान तक, मतलब जैसे जहाँ जैसे जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर सूखा कचरा फेंका जाता है और यहाँ पर गीला कचरा, तो जहाँ पर गीला कचरा फेंका जाता है वहाँ पर गीला कचरा ले जाएं और जहाँ पर सूखा कचरा फेंका जाता है वहाँ पर सूखा कचरा ले जाएं। तो इस तरह से हम प्रबंध कर सकते हैं। ठीक,
और कूड़े का सही तरीके से उपचार कर निपटान अनुकूल बनाना, विशेष प्रकार के कचरे जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया को पुनः उपयोग में लायक बनाना, बचे हुए कूड़े कचरे का उचित व सुरक्षित निपटान करना। इस तरह से जब हम सब अपने स्तर पर सोचेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब ग्राम स्तर पर कूड़े के प्रबंधन हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन। देखिए ग्राम स्तर पर क्या क्या प्रबंधन किया जाता है। परिवार एवं समुदाय के स्तर पर कूड़े कचरे के उचित प्रबंधन के लिए जागरूकता एवं समझ बढ़ाना। जैसे समझ बढ़ाने का मतलब क्या, आप जागरूकता अभियान निकाल सकते हैं ना, जैसे प्रधान हो गए, सचिव महोदय हो गए, इन सब के माध्यम से जागरूक अभियान भी चलाया जा सकता है कि इसके माध्यम से कौन सा हानि होगा, कौन सा लाभ होगा। जब जनता को जागरूक करेंगे तभी तो जनता जागरूक होगा। स्थिति का आकलन कितने घर कितना कचरा, तो स्थिति का आकलन भी करना जरूरी है, कितना घर से कितना कचरा निकलता है। उसी के आधार पर विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तकनीकी विकल्पों का आकलन किया जाता है। ठीक। आर्थिक संसाधनों को उचित करना और सामुदायिक भागीदारी एवं उनके अंशदान की संभावनाओं का पता लगाना। वित्तीय संसाधनों योजना के क्रियान्वयन एवं रख रखाव के लिए क्षमता संवर्धन करना। कूड़े कचरे के लिए निर्मित संरचनाओं एवं उससे जुड़ी सेवाओं का कुशलतापूर्वक प्रबंध करना। देखिए जो भी सरकार द्वारा योजना चलाई जाती हैं या अन्य किसी विभाग द्वारा योजना चलाई जाती हैं, इन सब के लिए तो उनका हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाएं, फॉलो करें, है ना, तभी कूड़ा कचरा से राहत मिल सकता है। अब देखिए माहवारी कचरा प्रबंधन, ये जैव चिकित्सीय कचरा है क्योंकि इसमें मानव रक्त होता है, इसका उचित प्रबंधन आवश्यक है। ठीक, अन्यथा कहीं भी फेंकने से यह बीमारी फैल सकते हैं। इसका निस्तारण घर या समाज के स्तर पर होना चाहिए। तो माहवारी कचरा के बारे में यहाँ पर बताया गया ना, इसके भी माध्यम से बहुत बीमारियां भी फैल सकती है। तो इसका निस्तारण 3 तरह से किया जा सकता है या हो सकता है। जो माहवारी कचरा है, इसे गड्ढे या मटके में गाड़ दें। ठीक, इसे गड्ढे अथवा मटके में जला दें। पृथक थैली कूड़ेदान को घर के कचरा निस्तारण में या निस्तारण से जोड़कर इसको देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो माहवारी कचरा इसको कहीं भी ओपन स्पेस में फेंक दिया जाए तो बहुत भयानक बीमारी हो सकती है। तो इसको भी देखिए, जो ग्राम पंचायत आपके सिलेबस में जो दिया है, कितना गहराई से कितना पूछ रहा है ना, तो आप सबको सब पढ़ना है। अब देखिए इसके लिए ध्यान देने योग्य बिंदु क्या क्या है। यह अलग अलग प्रकार का कचरा है, इसकी विशेषता को समझें। पृथक संकलन एवं निस्तारण पर बात करें। लाल फीते से बंधी थैली या पीली थैली में ही दें। कचरे की गाड़ी या ट्राली में अलग से रखें। निस्तारण केंद्र या घर पर गड्ढे में गाड़ दें या भस्मक में जला दें। ठीक, तो इसका निस्तारण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा बताया जा रहा वैसा करना चाहिए गांव स्तर पर। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन में पंचायती सहायक की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिया आपके सिलेबस में पंचायत सहायक, है ना। गांव के प्रधान व सचिव द्वारा बुलाई जा रही बैठक को आयोजित कराने में सहयोग करना, ये पंचायत सहायक का काम है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व शौचालय के नियमित प्रयोग हेतु ग्रामीण जनमानस को प्रेरित करना एवं गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु जन सहभागिता सुनिश्चित करना, ये सब काम किसका है, पंचायत सहायक का काम है। अब देख लीजिए केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग, तो आपके सिलेबस में सेम टू सेम ये लिखा भी है
केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग। सबसे पहले देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकार की शुद्ध आय का कुछ प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में हस्तांतरित किए जाने की स्तुति की गई है, जिसके क्रम में केंद्रीय वित्त आयोग तथा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए हर 5 वर्ष पर आयोग द्वारा की गई स्तुतियों के आधार पर पंचायतों को अनुदान राशि, जिसको बोलते हैं ग्रांट, हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में 15वां केंद्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश में 5वां राज्य वित्त आयोग प्रचलित है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट बातें निकल कर आए। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 वित्त आयोग बन चुके हैं और केंद्र में कितना 15। और क्या बात करता है कि जो वित्त आयोग है ये क्या करता है, वित्त से संबंधित अपना मतलब योजनाएं बनाता है कि पंचायत को या कह सकते नगर पालिका को जो राज्य वित्त आयोग है इस पर फोकस करता है और केंद्र वाला तो केंद्र पर फोकस करता है। अब जानते हैं कि अपने जो प्रदेश में 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक, 5वें राज्य वित्त आयोग की स्तुतियों के आधार पर प्रदेश की शुद्ध आय का 5%, ये डाटा याद कर लीजिए, अंशी ग्रामीण निकायों को अनुदान के रूप में विकास कार्यों के लिए संक्रमित किया जा सकता है। तो कितना प्रतिशत ग्रामीणों को दिया गया है, 5%। ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का जनपदवार विभाजन 90%, जनसंख्या के हिसाब से 90% और 10%। 90% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तथा 10% क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक, ध्यान देना, जनसंख्या के आधार पर 90 और 10% किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। 2020-21 में 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के मध्य 15-15-70 के अनुपात में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो 5वां वित्त आयोग है ना, इसके अनुसार जिला स्तर, क्षेत्र स्तर और ग्राम स्तर पर कितने के अनुपात में वित्त का आवंटन किया जाता है, 15:15, 15-15-70। याद कर लीजिए सब। और ये भी याद कर लीजिए क्षेत्रफल का कितना है और जनसंख्या का कितना है। ठीक, अब देखिए 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक एवं सिद्धांत। पंचायतों में संक्रमित धनराशि का उपयोग से नवीन कार्य एवं जीर्णोद्धार के अंतर्गत शासनादेश क्रमशः इतना 18 अगस्त 2020 से निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार किए जाएंगे। प्रदत्त अनुदान राशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत निम्न अनुसार कार्य करा सकेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है कार्य। उक्त कार्यों के साथ साथ ग्राम पंचायती राज अधिनियम 1947 का अध्याय 4 के अंतर्गत एक धारा 15 में उल्लेखित कार्यों को भी आवश्यकता अनुसार संपादित करेगी। अब देखिए यहाँ से मेन बात का निकल कर आया, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 15 आता है। इस 15 में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किया गया, जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो वही बता रहा है कि ये अपने धारा के अंतर्गत काम करा सकेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कार्य हो सकता है ना। तो शासकीय भवनों का रखरखाव, क्या शासकीय भवनों का मतलब जैसे पंचायत भवन हो गया ना, इसके रखरखाव के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए कार्य कर सकते हैं, खुले में शौच से मुक्त के लिए अभियान चला सकते हैं, शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, विद्युत देयकों का भुगतान, पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रखरखाव, शौच एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अंत्येष्टि स्थल का बाउंड्री अच्छा, अंत्येष्टि स्थल जानते क्या होता है?
जैसे जब कोई मर जाता है ना, तो उसका दाह संस्कार जो होता है उसे बोलते हैं अंत्येष्टि स्थल। जैसे मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, गाड़ा जाता है ना, तो जो शमशान घाट होता है वही क्या होता है, अंत्येष्टि स्थल। सामुदायिक शौचालयों का और जन सुविधाएं, ये सब संबंधित कार्य किया जा सकता है। अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या है। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राप्त धनराशि का व्यय ई ग्राम स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, PFS सिस्टम के अंतर्गत या के माध्यम से किया जाएगा। तो जो वित्त का जो आवंटन होता है ना, ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत ऑनलाइन किया जाता है, जिससे कि कारोबार भुगतान संबंधी जानकारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जन सामान्य हेतु उपलब्ध हो। इस सिस्टम की विस्तृत जानकारी ई ग्राम स्वराज ई गवर्नेंस के 70 में वर्णित है। तो ये जो ऐप है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ई ग्राम स्वराज, और आपके सिलेबस में ग्राम स्वराज अभियान दिया गया है, तो उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते 15वां वित्त आयोग, यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन बनेगा। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 तक ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप सब याद कर लीजिए। तो केंद्र सरकार ने अनटाइड ग्रांट, जिसको बोलते हैं बेसिक ग्रांट, 40% रखा है, और टाइड ग्रांट में कितना रखा है, 60%। इसमें पंचायतें मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की, और इसमें क्या, पंचायतें 30% धनराशि पेयजल एवं वर्षा जल के संचयन एवं जल का पुनर्चक्रण के लिए उपयोग कर सकती है ना। और ग्रामीण सूची में 29 विषयों के लिए ये दिया गया है। ध्यान देना, एक बार फिर से बता देते हैं। जो 40% दिया गया ना, ये राशि अनटाइड ग्रांट वाला, जो 73वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत को जो 29 विषय दिया ना, उसके अंतर्गत सरकार ने 40% दिया, और 60% किसके लिए दिया गया, इधर अनटाइड ग्रांट के लिए दिया गया। जैसे वर्षा का पानी का जल का संचयन करना हो, पुनर्चक्रण करना, उसके लिए दिया है टाइड ग्रांट। ठीक, और क्या अनटाइड में कहा गया है, प्रतिबंध यह है कि वेतन और अन्य स्थापना लागतों पर उक्त धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, शेष 30% धनराशि का उपयोग स्वच्छता और ODF स्थिति वाले रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाएगा, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार तथा विशेष रूप से मानव मल और प्रबंधन शामिल हो। तो देखिए आपको बता दें, चलिए एक बार दिखा दें, उसके बाद बता देते हैं। देखिए 30% है ना, अब सॉरी 60% में से 30% एक हो गया और 30% एक हो गया, टोटल कितना हो गया, 60%। अब 30% है ना, वर्षा का पानी का जल संचयन और पुनर्चक्रण में यूज होगा। बाकी जो 30% बचा है ना, ये इसी के लिए बचा है, किसके लिए, देखिए इसमें क्या होगा, जो मानव मल हो गया, इनका प्रबंधन किया जाएगा। ठीक, घरेलू कचरा का प्रबंधन किया जाए, ODF स्थिति बनाए रखने के लिए खर्च होगा, स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम के लिए खर्चा होगा। तो कितने परसेंट में से, 30% में से जो शेष 30% है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सब डाटा है, डाटा आप सबको याद होनी चाहिए। अब देखिए, राज्य वित्त आयोग की भांति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के मध्य धनराशि का बंटवारा 15-15-70 के अनुपात में किया जाता है। ठीक, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनटाइड और बेसिक ग्रांट के अंतर्गत अनुमान्य कार्य व उपभोग दिशा निर्देश भारत सरकार के पत्र संख्या इतना इतना दिया गया है, जो निम्न होता है। आपको खाली ये पढ़ना है बस, मेन। अब देखिए, अनटाइड या कह सकते हैं बेसिक ग्रांट का उपयोग सर्वप्रथम पंचायत घर के निर्माण पर किया जाएगा। ठीक, अनटाइड ग्रांट वाला, जैसे ग्राम पंचायत भवन होता है ना, उसके निर्माण पर किया जाएगा।
पंचायत भवन संतृप्तिकरण होने के पश्चात ही अनटाइड ग्रांट का उपयोग किसी अन्य गतिविधियों पर पंचायतों द्वारा किया जा सकता है। मतलब जब पंचायत भवन का निर्माण अच्छे से हो जाएगा, अगर पैसा बचता है तो अन्य किसी विभाग पर किया जा सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बनता है, देखिए अनटाइड फंड के अनुमान्य संकेत का मतलब अनटाइड फंड के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होगा और टाइड ग्रांट के अंतर्गत कौन कौन सा कार्य होगा। ठीक, देखिए अनटाइड पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वर्षा जल की निकासी और जल जमाव, इन जो सब कार्य किया जाता है ना, अनटाइड फंड के माध्यम से किया जाएगा। बच्चों का टीकाकरण, बच्चों के कुपोषण की रोकथाम, ये भी अनटाइड से संबंधित कार्य होगा। ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण और मरम्मत रखरखाव अनटाइड फंड के माध्यम से होगा। पंचायतों में पैदल पथ का निर्माण व मरम्मत, ये भी अनटाइड के माध्यम से होगा। और एलईडी स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइटिंग का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव किसके द्वारा होगा? सॉरी, अब देखिए और क्या, लाइटिंग वाइटिंग का काम अनटाइड ग्रांट के लिए होगा। इधर अनटाइड ग्रांट लिखा है। अंत्येष्टि स्थल, शमशान घाट का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव, भूमि का अधिग्रहण करना, कब्रिस्तान का रखरखाव, तो भी किसके अंतर्गत होगा? अनटाइड ग्रांट के अंतर्गत। देख लीजिए एक बार फिर से, इधर अनटाइड इधर टाइड ग्रांट। तो सबसे पहले अनटाइड का देखते हैं ना। और अनटाइड में क्या क्या करेंगे? ग्राम पंचायत में हाई स्पीड बैंडविड्थ वाईफाई डिजिटल नेटवर्क की सेवाएं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, मनोरंजन की सुविधा हो गया, बच्चों के लिए पार्क हो गया, खेलकूद मैदान हो गया, और ग्रामीण हाट हो गया, खेल और शारीरिक फिटनेस से संबंधित उपकरण, ये सब किसके अंतर्गत काम करेंगे? अनटाइड ग्रांट के। अब पंचायतों में अन्य बुनियादी सेवाएं, ठीक, अब देख लेते हैं अन्य बुनियादी सेवाएं कौन कौन सा है। जैसे बिजली एवं पानी पर आवर्ती व्यय हो गया, तरल ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और निष्पादन हो गया, इनके प्रबंधन एवं उपकरण आउटसोर्सिंग के आधार पर श्रम शक्ति और अन्य आवश्यक प्रशासनिक खर्चों एवं संबंधित आवर्ती व्यय हो गया। ठीक, तो ये सब इसमें किया जाता है। तो देख लेते हैं, बस इतना ही है। उपयुक्त कार्य गतिविधियां सांकेतिक हैं एवं पंचायतों द्वारा अनटाइड ग्रांट के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया जाएगा। ठीक, ये तो जो लिखा हुआ है तो किया ही जाएगा। जैसे अगर कोई आपदा हो गया, महामारी हो गया ना, तो इस सब का जो काम होता है ना, अनटाइड ग्रांट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब टाइड ग्रांट के अंतर्गत कौन कौन सा कार्य किया जाता है देख लेते हैं। सामुदायिक शौचालय का निर्माण हम रखरखाव टाइड ग्रांट के अंतर्गत। और ग्रे वाटर, अभी आपको बताए थे ना, ग्रे वाटर क्या था? जो किचन से हो गया, नहाने से जो पानी हो गया, घर से जो पानी निकलता बाथरूम, उसका प्रबंधन ट्रीटमेंट टाइड के अंतर्गत। सीवर सिस्टम का विकास तथा रखरखाव, सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था, ये भी टाइड के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, सेफ्टी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सामुदायिक कंपोस्ट पिट का निर्माण व रखरखाव, पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और रखरखाव, ये भी टाइड के अंतर्गत। वर्षा का जल का संचयन टाइड के अंतर्गत। और क्या है? ट्रीटेड जल का रिसाइकिल एवं रीयूज, ये भी टाइड के अंतर्गत। और पाइप जल की सेवा योजनाएं एवं ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई व संचालित की जा सकती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक व थर्मोकोल के विनिर्माण व प्रयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है।
तो ये सब देख सकते हैं, ये सब एक तरफ आपका टाइड ग्रांट है, एक तरफ अनटाइड ग्रांट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टाइड ग्रांट है, कौन सा अनटाइड ग्रांट है। ठीक, अब देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के घटकों के भीतर संचालन, रखरखाव और पूंजीगत व्यय के बीच कोई अंतर मतभेद नहीं किया। ग्राम पंचायतें ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु अनुबंध कर सकते हैं। ठीक, देखिए अनटाइड अनुदान अंतर्गत निम्न कार्यों की अनुमति नहीं है, जिसे नकारात्मक सूची कहा जाता है। अब अनटाइड के अंतर्गत ऐसा नहीं कि ये सब काम नहीं किया जाता। ठीक, क्या है, अन्य स्कीमों से पूर्व ही किसी कार्य हेतु वित्त पोषण, जैसे आपको बताया गया था ना, पहले जो काम के लिए जैसे धन आवंटित है, पहले वो काम होगा, जब बचेगा तब दूसरा काम होगा। ऐसा नहीं ये काम हुआ नहीं दूसरों को धन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। स्वागत, सजावट, उद्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब अनटाइड के अंतर्गत नहीं किया जाता। मानदेय, निर्वाचित प्रतिनिधियों की पदयात्रा या भत्ता या महंगाई भत्ता, ये भी अनटाइड के अंतर्गत नहीं किया जाता। मौजूदा कर्मचारियों के अस्थायी वेतन, दान, अनुदान, पुरस्कार, मनोरंजन, वाहन, एयर कंडीशन की खरीद पर व्यय, ये सब अनटाइड पर नहीं किया जाता। ठीक, अब देखिए पंचायत सहायक की भूमिका। अब देखते हैं इधर अगला योजना क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो आपके टॉपिक में एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक, RGSA पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण के लिए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को केंद्र पुनरोधित योजना के रूप में 60:40, जिसमें केंद्र 60 है और राज्य 40 वित्तीय अनुपात में 2018-19 में शुरू किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले कब शुरू हुआ था और उसमें अनुपात कितना है, 60-40 का अनुपात है, 18-19 में शुरू हुआ था। इस योजना के प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य है, पंचायतों की क्षमता का विकास करना, उनमें जन सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम को सुदृढ़ बनाना और पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना, निर्णय लेने में आम आदमी की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये सब मुख्य कार्य हैं किसके, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के। ठीक, तो इम्पोर्टेंट योजना है, ये 2 टॉपिक आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के घटक कौन कौन से। सबसे पहले ग्राम सचिवालय हो गया, जिसको पंचायत भवन बोलते हैं। प्रत्येक पंचायत भवन में पंचायत भवन या ग्राम सचिवालय की उपलब्धता, जो कि ग्राम पंचायत के कार्यालय के रूप में स्थापित होगा। तो जो ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है ना, वही पंचायत भवन होता है। ठीक, ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था होगी। उक्त पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी, जिसे लाइब्रेरी बोलते हैं ना। अब देखिए जन सुविधा केंद्रों की ग्राम सचिवालय में स्थापना। इन केंद्रों के द्वारा ग्रामीण वासियों को केवल एक ही क्लिक से आय प्रमाण पत्र और खसरा खतौनी, जन्म मृत्यु जैसे अन्य कोई भी प्रमाण पत्र तथा महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हो जाएंगे। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और उनका कार्य सुलभ से हो सकेगा। जैसे कहा गया है, जो पंचायत भवन होगा ना, उसी में जन सुविधा केंद्र भी होगा, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण, मान लेते पंचायत भवन ना, और पंचायत भवन में यहाँ पर क्या खोला जाएगा, जन सुविधा केंद्र। ठीक, पंचायत भवन में, ताकि जो भी ग्रामीण वासी है उनको अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी, मतलब कोई भी अगर काम हो तो अपने वो क्या जाए, पंचायत भवन में जाएं और वहाँ आराम से काम को करवा लें और उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी इधर उधर जाने की। ठीक है,
अब देखते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP, जो कि आपके सिलेबस में पूरा दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें जो GPDP है, अब इधर से सारा प्रोग्राम ही है, योजनाएं हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।